Hello students, in the last video we have already discussed about the scientific management as well as Taylor's and Field's principles. Continuation with that video, we are going to start with the principles of scientific management. First of all, what are scientific management principles? Basically, it includes Taylor's as well as Field principles. So first of all, we are going to start with the simple general introduction. एक छोटी सी simple सी introduction जिसमें क्या बताया गया है आज से पहले क्या होता था और जब ये हमारे पास कोई बेस नहीं था, हमारे पास प्रिंसिपल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ ऐसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते भी हैं या नहीं होते, तो हमारे को ऐसा कोई आइडिया नहीं था. तो एट दैट मोमेंट लोग कैसे जजमेंट्स लेते थे. सी देयर इज अ मेंशन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. In the absence of an established theory of factory organization, factory owners and managers relied on personal judgments. Please label this word, that is personal judgment. हर किसी की अपनी अपनी जजमेंट होती थी, अपना अपना जजमेंट क्राइटेरिया. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जजमेंट, किसी का ओपिनियन है कि ये काम ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लेता था, किसी का ओपिनियन था कि दूसरा काम ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंग करता था. दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल जजमेंट्स ऑफ अ पीपल. लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उसको जैसा ठीक लगता है. तो कुछ लोग एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग यूं ही डिसीजन ले लेते हैं. फाइन. तो अब हम क्या देखेंगे, देयर आर सर्टेन वेज. इन्हीं में से हमने ग्राउंड रूट रियलिटीज में से ही टेलर से कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सेट करे हैं, विच आर ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रायल एंड एरर अप्रोच ऑल्सो. Which is like they have done 2-3 trials, 4-5 trials. उसमें से उनको गलतियां निकली, कुछ errors आए, उन्होंने उसको redefine किया and they come out with a certain principle. So first of all, we are going to study with the principles of a Taylor. Right? So first principle we have is science not rule of a thumb. What does this principle says? Science not rule of thumb. हमने उस दिन पढ़ा था कि दिस पेंसिल फ्लोज डाउनवर्ड्स, तो इट इज अ पुल ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या कभी ऐसा होगा कि पेंसिल ऊपर जाएगी? अगर हम इसको यहाँ से फेंक रहे हैं तो पेंसिल क्या होगी, अल्टीमेटली नीचे ही जाएगी ना, ऊपर नहीं जाएगी. सो दिस इज व्हाट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, दिस इज वन ऑफ अ साइंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वहां पे सिनेरियो क्या आ जाता है. Taylor pointed the introduction to the method of scientific inquiry into the domain of management practice. वो कहता है कि हम हर चीज को प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करेंगे. दिस इज व्हाई ही सेज दैट चाहे हमारे प्रिंसिपल्स साइंटिफिक हैं पर हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के केस में साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब. इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशंस. कि आपकी कंपनी की ये सिचुएशन है तो उसका रिजल्ट ये आया, दूसरी कंपनी की सिचुएशन कुछ और होगी तो उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है. सो वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू दिस लिमिटेशन और टू द रूल ऑफ थंब अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट एज डिफरेंट मैनेजर्स वुड फॉलो देयर indigenous rules of thumb. It is but a statement of obvious that all would not be equally effective. हो सकता है कि आपने अपने इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको लगा कि मेरे कॉम्पिटिटर ने एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कि मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या किया, ये वाली सिचुएशन का, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाला. ठीक है, एंड द टेलर हैज आल्सो गिवन सर्टेन थंब रूल्स की यस कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है. दैट इज अ थंब रूल. ठीक है, बट अब क्या हुआ, थंब रूल क्या है, एक जगह पे बहुत इफेक्टिव हो गया और दूसरी जगह पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाया. देयर कैन बी मेनी ऑफ कॉजेस अगेंस्ट दिस कि यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दिखा रहा है लेकिन कहीं पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं दिखा रहा. Though that is why we say that Taylor they give only one best method to maximize efficiencies. This method can be developed through study and analysis. The methods so developed should be substituted as a rule of thumb. Kindly put a focus on this thing very carefully. When we say that Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. there हमेशा किसी काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका है. ठीक है, उसने टेलर ने तो ये बता दिया कि हमारा काम करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, लेकिन जरूरी है कि वो मेथड आपके लिए इफेक्टिव हो या उस सिचुएशन में इफेक्टिव ना हो. बट यस, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रख सकते हो कि जब आप टेलर के प्रिंसिपल्स को रेफर करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो
वो प्रिंसिपल आपके लिए बेस बन जाता है, आपके लिए क्या बन जाता है, एक बेस. सो दैट बिकम्स अ बेस फॉर यू. ठीक है, तो हमारे लिए वो एक बेस, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसको हम अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. So that is, this is the first principle जो ये कहता है science is not rule of a thumb even though the tailor has given a one best rule. एक काम करने का सबसे बेस्ट तरीका टेलर ने दिया है कि दिस इज अ वन बेस्ट वे जिसको आप लगाओगे, एक बेस दिया है लेकिन उसमें आप ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो. दैट इज व्हाई ही सेज इन हिज प्रिंसिपल साइंस इज नॉट रूल ऑफ अ थंब. राइट नाउ if you have any query in this particular principle, then you can put it into a comment box. ठीक है, उसके बाद we are going to come on the next one. Now we are talking about the next principle that is known as a harmony, not discord. हार्मनी का मतलब क्या होता है? पहले बच्चे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हार्मनी क्या होती है. व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी होता है आपस में कोलैबोरेशन करके रखना. हम यहाँ पे हार्मनी की बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मनी का मतलब होता है कि आपस में जब भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे डिपार्टमेंट्स कलेक्टिवली आपस में कॉपरेशन के साथ किसी कंपटीशन वाली फीलिंग में ना रहकर एक इकट्ठे होकर काम करें, उसको बोलते हैं हार्मनी. हार्मनी बेसिकली मीन्स दैट you are having a comfort zone with some other person, or you are having a good relations, you are maintaining a good relations. That is what harmony called. Harmony is when we talk about peacefulness in the organization. Here it is denoted to as a harmony, not discord. तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा इतना कुछ नहीं है. जिसमें टेलर ने बहुत सिंपली एक्सप्लेन करा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऐसे काम करे एज अ टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट का मतलब है इकट्ठे. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए? टीम स्पिरिट. देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसका मतलब आपस में मिलजुल के एवरी डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर. सो इट शुड बी, सिंस हियर इट इज मेंशन, since as manager they had mandate to get work done from the workers, it should not be difficult for you to appreciate that there always existed the possibility of a kind of a class conflict. The manager versus worker, they recognize that this conflict help none. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. See the word here carefully, emphasized that there should be complete harmony between the management and the workers. हम लोग अभी तक डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में हार्मनी होना चाहिए. डिपार्टमेंट के साथ साथ हार्मनी और कहाँ पे जरूरी है कि आपका और आपका कॉर्डियल बॉस के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर हो सकता है कि आपके सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में आप सबका बहुत अच्छे सा रिलेशनशिप है, लेकिन व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर मैनेजमेंट and you are not ready to work as per the terms and conditions given according to the management. Again, ऐसे organizations में you have to face a problem. There will be a conflict. इस केस में क्या होता है? वर्कर्स कहाँ चले जाते हैं? स्ट्राइक पे चले जाते हैं. They say that we don't want to work. हम लोग काम नहीं करना चाहते. They don't want to work. So they go on a strikes. So ऐसे केस में हमेशा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी क्या है? फर्स्ट हमने इससे पहले वाले प्रिंसिपल में क्या किया था? साइंस नॉट रूल ऑफ अ थंब. उसमें हमने क्या देखा था? साइंस नॉट अ रूल ऑफ अ थंब. उसने टेलर ने एक बेस्ट मेथड दिया आपको एक एज अ बेस फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. सेकेंड केस में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ही सेज दैट देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द ऑल द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. सेकेंड, बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सब में क्या होनी चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए. हार्मनी अगेन मीन्स that there should be cooperation, there should be understanding between the organization. So now we will be moving towards the next principle given by the Taylor. इसके अंदर एक concept है. Before I move to the next, Taylor called for a complete mental revolution. This is very important. ये आपको कई बार short questions में भी आ जाता है. What is mental revolution? मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है बच्चे? मेंटल रेवोल्यूशन के मतलब, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? मेंटल मतलब आवर ब्रेन. मेंटल है नॉट पागल, मेंटल.
मेंटल हेल्थ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रेन. अब सामने वाला बंदा, आप जो कह रहे हो, मैंने जो बोला, आप उस चीज को मानोगे या नहीं मानोगे, ये वो आपकी खुद की विश है कि नहीं? इट इज नॉट दैट कि व्हाट आई एम सेइंग ऑलवेज यू आर एग्री टू माय पॉइंट. आपका अपना भी ओपिनियन होगा, आपकी अपनी भी जजमेंट्स होंगी. सो उस केस में मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये है, टेलर सेज उस ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होगा जहां पे जो मैनेजमेंट है उसकी इतनी इन्फ्लुएंसिंग पावर है कि आप जो कह रहे हो सामने वाला आपकी बात को समझे, अंडरस्टैंड करे और उसको माने. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने उसका माइंडसेट ऐसा सेट कर दिया कि ही और शी इज गोइंग टू टेक द थिंग्स व्हाट यू वांट टू गिव इट टू हिम. मैं उसको जो समझाना चाहती हूँ, मैं जो उसको कहना चाहती हूँ, इसका मतलब वो सामने वाला मेरी बात को फॉलो कर रहा है. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ मेंटल रेवोल्यूशन. एंड सी हियर, mental revolution, both management and workers, it means that management workers should transform their thinking. Transform their thinking means that whatever even the workers, those who are what they want, they should also convey their messages to the management. इसका मतलब ये नहीं कि one way communication है कि हमेशा जो management चाहती है वही communicate हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, two way communication होती है कि जो लेबर भी चाहती है, जो वर्कर्स चाहते हैं, they will give it back to the, they will transform it back to the management. तो mental revolution ये says here कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं, अगर वो एक आपस में एक दूसरे के साथ कंसेंसस बना के नहीं चलेंगे, again I have already told you there will be a strikes. Same example is mentioned in your book that trade unions will not think of going on a strikes if there will be a harmony among the employees. So now we will be talking about the next principle. So next principle we were talking here is cooperation, not individualism. बच्चे हमने इससे पहले क्या किया? Harmony, not discord. Harmony, not discord का मतलब क्या था? That we have already made you clear. Now harmony, not discord is an extension of principle of harmony, not discord. क्या है? Extension principle है और cooperation, not individualism. किसका? Harmony, not discord का. अब हमने इसको extend क्यों किया? लोग कॉपरेशन कर देंगे, आपस में कंसेंसस रहेगा, एक दूसरे से बात करोगे, सब कुछ करोगे, तो उस केस में क्या करेगा? आप कहते हो कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छे से चल रही है, हमारा तो सब बहुत पीसफुल है, तो एवरी डिपार्टमेंट लिसन्स टू ईच अदर. बट वहां पे कहीं ना कहीं हर एक इंसान एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते करते हमेशा अपने बारे में जरूर सोचता है. आप भी अपने बारे में जरूर सोचते हो. हर एक पर्सन इंडिविजुअली कुछ ना कुछ जरूर सोचता है. तो जब हम उस इंडिविजुअलिटी में आ जाते हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या हो जाता है बच्चे? सबसे ज्यादा जरूरी है, हम लोग वहां पे भूल जाते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, बिकॉज आई हैव डन दिस, बिकॉज आई एम डूइंग दिस. सो उस चीज से क्या आ जाते हैं? कॉम्पिटिशन. कि इफ आई विल नॉट डू दिस, तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करेगा. मैं ही काम नहीं करूंगी तो मैं देखती हूँ कि काम कौन करेगा. तो हमारे अंदर वो एक इंडिविजुअलिज्म आ जाता है. तो उस इंडिविजुअलिज्म का एक्सटेंशन प्रिंसिपल इसलिए ऐड ऑन करा गया बाय टेलर, बाय सेइंग दैट कि हमारे अंदर वो इंडिविजुअलिज्म नहीं आना चाहिए. हमारे अंदर वो भी क्या होनी चाहिए? कॉपरेशन फीलिंग. हमें समटाइम्स वी हैव मोर नॉलेज फॉर समथिंग, तो हमें क्या लगता है कि आई एम द बेस्ट. लगता है ना आपको कि दैट यू आर द बेस्ट, बिकॉज आप ये सोचते हो कि मुझसे ज्यादा सुप्रीम कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं. Isn't it? भगवान ने जब हम सबको पैदा किया ना, उसने कान में एक छोटी सी बात कह के पैदा करा, दैट यू आर द बेस्ट. तो उसी चीज को हम फॉलो करते हैं. Isn't it? हम में से सब फॉलो करते हैं. मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो. सो इस केस में यहाँ पे क्या है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब ये समझ रहे हैं आई एम द बेस्ट, इट्स वेरी गुड, एवरीवन वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस. बट उस बेस्ट के चक्कर में हम लोग क्या हो जाते हैं? हम इतना ज्यादा इंडिविजुअलिज्म हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं? कॉपरेट करना छोड़ देते हैं दूसरों के साथ. वी स्टॉप कॉपरेटिंग बिकॉज आवर बेस्ट ईगो कवर्स दैट कॉपरेशन. उसकी वजह से हम लोग कॉपरेशन नहीं करते. तो दैट इज व्हाई harmony says harmony should be there, conflict should not be there, there should be cooperation, no individualism.
what we are working here for the goals of the organization. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं. तो टेलर क्या कहता है? टेलर सेज देयर शुड बी नो इंडिविजुअलिज्म. किसी एक पर्सन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है. इट इज रनिंग विद द हैंड्स ऑफ सो मेनी पीपल. So that is why this extension principle has been given. So the management should not close its ears to any constructive suggestions made by the employees. They should be rewarded. Extension of this thing. Cooperation कब आएगी? जब आपकी appreciation होगी. Cooperation कब आएगी? एक individual काम कर रहा है, उसकी appreciation नहीं हो रही है, तो क्या उसमें cooperation आएगा? नहीं आएगा. तो what is there? He should not close its ears. एक मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं कर लेने चाहिए इस बात के लिए कि सामने वाले ने अगर कोई आपके लिए कंस्ट्रक्टिव काम किया जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, यू शुड बी रिवॉर्डेड फॉर इट. यू शुड रिवॉर्ड दैट पर्सन फॉर हिज और हर एफिशिएंसी. There are suggestions which result in substantial reduction in cost. They should be a part of management. If any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. जब भी मैनेजमेंट की केस में हम कोई important decisions ले रहे हैं, important decision का मतलब क्या है? When we are talking here about the important decisions are taken by the workers should be taken into confidence. By this thing, the Taylor says that कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई important discussion हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, हमेशा यूनियन हेड को वहां पे रखा जाता है. क्यों रखा जाता है? To give you the belongingness. जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आप लोग घर में बैठे हो, you are sitting on a dining table, your father asks you, आपके पापा आपसे पूछते हैं, आपकी मम्मा आपसे पूछते हैं कि हम ये काम कर ले. आप आपकी सजेशंस इनपुट करते हैं. सपोज आपके घर की रेनोवेशन चल रही है, आप उस रेनोवेशन को करते करते कुछ सजेशंस आपसे पूछी जाती है, तो you also become a part of that renovation then. You also start taking interest into it कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. तो this gives a belongingness to the workers. Workers को क्या दी जाती है? Belongingness. की मतलब belongingness का मतलब क्या है? That they are a part of an organization और उस organization में वो भी एक बहुत important role play कर रहे हैं. ठीक है? I hope you are getting it. Next. They should be a part of management that we have already covered. At the same time, workers should desist from going on strike and making unreasonable demands on the management. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टेलर कहता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज लिसन टू द वर्कर्स, उनको कंफर्टेबल रीजंस में रखो, उनको पार्ट रखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वर्कर्स को अनड्यूली उनकी हर एक डिमांड को पूरा करते जाओ. ऐसा भी नहीं है. यू कांट डू दिस. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यू कांट फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स. यू हैव टू फुलफिल ओनली दोज डिमांड्स विच आर प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बी डन. जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हाँ ये डिमांड पूरी करनी ही करनी है. ठीक है? तो उस केस में हम लोग इसमें ऐसे में हम लोग रखते हैं कि यस वर्कर्स आर इम्पोर्टेंट. जहां पे उनको रखना है आप जरूर रखोगे, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि अनड्यू डिमांड्स आ रही है वर्कर्स की तरफ से, तो यू हैव टू से नो ऑल्सो. ठीक है? हर चीज पे यस पे फोकस नहीं रखना. ठीक है? फाइन. So according to Taylor, there should be almost equal division of work and responsibility between workers and management. All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging, and smoothing the way for them. So we have covered the first point that cooperation, not individualism. We are not focusing on individual aspect. Extension of harmony principle. Second point we have already covered that. क्या point cover करा था हमने? What we have done? According to the Taylor, we have to take workers into the meetings so that we should give them a part of a belongingness. ठीक है? उनको हमें कैसे स्पेशल प्लेस देनी है, लेकिन उस स्पेशल प्लेस के साथ साथ हमें ये नहीं करना कि हम उनको अनड्यू उनकी डिमांड्स पे फुलफिल करें. Now third, he says that what is this in the third point in cooperation not individualism is focused on that there should be an almost equal division of work and responsibility. Work और division of work and responsibility क्या होना चाहिए? Equal होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Equal होना चाहिए. क्यों equal होना चाहिए? Because all the day long the management should work side by side. ऐसा नहीं है कि हमने एक पर्सन को बहुत ज्यादा काम दे दिया, एक को काम ही नहीं दिया.
So we should give them an adequate work divided properly among all the workers. अगर हम सारे वर्कर्स में काम को अच्छे से डिवाइड कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, द वर्क विल बी डन इन ए एफिशिएंट मैनर. काम अच्छे तरीके से होगा. अच्छे तरीके से होने के साथ साथ क्या हो रहा है, the workers will also, management is also working with them side by side so that they are also encouraged. Yes, the encouragement is going on. Fine. So next, the last principle is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends to a large extent on a personal competencies. Now we are talking here about the development of each and every person. अब मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिस को समझाती हूँ. देखो बेटा क्या होता है each and every, बेटा अब हम इसको बहुत सिंपल वे से अंडरस्टैंड करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनल. ईच और एवरी पर्सोनल का मतलब क्या होता है? ईच और एवरी पर्सोनल का मतलब है एवरी इंडिविजुअल, हर एक पर्सन, हर एक ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ तक आपने टेलर का पढ़ा, आपको इतना तो पता लग गया होगा कि ही इज फोकसिंग ऑन एवरी इंडिविजुअल, वेदर इट इज अ टॉप मैनेजमेंट, वेदर इट इज अ लोअर मैनेजमेंट, है ना. तो वो सब पे फोकस कर रहा है. तो यहाँ पे जब हमारा फोकस क्या आ रहा है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हम हर एक इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. इन एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन एफिशिएंट हो. We want that every person should be efficient who is working in our organization. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप हो कि ऐसे सारे लोग हमारे पास सारे ऐसे लोग हों जो एफिशिएंसी से काम करते हो? तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, दैट यू हैव टू ट्रेन योर वर्कर्स. तो यू नीड टू गिव अ वर्कर ट्रेनिंग. दैट इज एन एसेंशियल मेथड and the best method which is given by the trainer, that every individual you want them, him or her, to be efficient. So in that situation what is required, क्या चाहिए हमें कि हर एक पर्सन क्या हो, ट्रेन किया जाए. Next, Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in the right for the process of employee selection. So सबसे पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है. वो क्यों होता है? वो इसीलिए किया जाता है कि आपके, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे एम्प्लॉयज एफिशिएंट हो, तो वो कैसे हो गए? तो वो उसके लिए हम लोग एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, दैट इज अ एम्प्लॉय सिलेक्शन क्राइटेरिया. एम्प्लॉय सिलेक्शन क्राइटेरिया हियर मींस दैट कि हमने एम्प्लॉय रखना ही ऐसा क्या है कि जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज बिफोर इन हैंड. वी कांट कीप अ पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड, हु इज अ रॉ. तो हम लोग उसके हिसाब से पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं कि ये एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है या नहीं है. सो इसको हम आगे अपने स्टाफिंग के चैप्टर में भी पढ़ेंगे. राइट मैन एट द राइट जॉब. ठीक है. सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप माय वीडियो. Basically you have to see all the 4 principles, Taylor principles in detail. These are how it is relevant for, they are basically giving a basic platform. ठीक है. ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको. जो बेसिक प्लेटफॉर्म क्या कवर कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे को क्या क्या चीजों का, किस किस चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है. ठीक है. टू मेक इट effective, efficient and for achieving the objectives of the organization. Fine. So that is all. Now in the next video we will cover Fowles principles. Thank you so much for watching.